नमस्कार, आपका आरपीएम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज हमारा तीसरा दिन है गृह विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का। फर्स्ट डे हमने मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व किया था और फिर नेक्स्ट डे हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा डिस्कशन किया था, जितने उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और आज हम उसी कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये 30 क्वेश्चन की एक सीरीज़ रहेगी, जिसमें कि आज हम कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है टॉपिक वाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आहार एवं पोषण विज्ञान के जनक हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आहार एवं पोषण विज्ञान के जनक हैं। तो आहार एवं पोषण विज्ञान, तो आपको पता होगा कि होम साइंस की 5 ब्रांचेज होती हैं, जिनमें हमें सबके बारे में पढ़ना होता है होम साइंस की प्रिपरेशन पढ़ाई करते वक्त। तो एक होती है आहार पोषण विज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन और फिजियोलॉजी का पीजीटी में ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका एफआरएम, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद आपका आता है टेक्सटाइल। तो ये 5 पोर्शन होते हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट जो कि ज़्यादातर लोगों को टफ लगता है वो है आपका आहार एवं पोषण विज्ञान। तो इसमें पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि आहार एवं पोषण विज्ञान के, जिसे हम फूड एंड न्यूट्रिशन भी कहते हैं इंग्लिश में, इसके फादर कौन है, इसके जनक कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया निकिल एवं डार्सी, ठीक है, निकिल एवं डार्सी। सेकेंड, ग्रास एवं कैंडल। थर्ड ऑप्शन है लेवॉइजर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका जीन पियाजे। जैसा कि हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि इसमें जीन पियाजे का जो ऑप्शन है, ये आपके साइकोलॉजी में पूछा जाता है कि कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी है, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसकी थ्योरी है। तो ये जो है जीन पियाजे की थ्योरी है। तो उनका आहार पोषण विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जीन पियाजे ऑप्शन नहीं होगा। फिर ग्रास कैंडल और निकिल डॉर्सी, ग्रास कैंडल और निकिल डॉर्सी की बात हो रही है। तो इनका जो है होम मैनेजमेंट में ज़्यादा नाम आता है। तो ये होम मैनेजमेंट में इनके योगदान को ज़्यादा देखा गया है होम साइंस के सेगमेंट में। तो आहार एवं पोषण विज्ञान के जनक की बात करें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं सही है। जो बच रहा है वो है आपका लेवॉइजर। तो यहाँ पे आहार एवं पोषण विज्ञान के जनक है, तो इसका राइट ऑप्शन है गा, जिसका आंसर है लेवॉइजर। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व नहीं है। आपको फोकस करना है किस पे, नहीं पे, कि इसमें पूछा है ऐसे कौन से तत्व हैं इन चारों ऑप्शन में जो ऊर्जा को नहीं प्रदान करते, ह्यूमन बॉडी को या किसी जीव जंतु को ऊर्जा नहीं प्रदान करते। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है, सेकेंड ऑप्शन वसा, तीसरा ऑप्शन है जल एंड चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। जैसे कि हमने कल के डिस्कशन में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के पूरे डिस्कशन में हमने पढ़ा था कि ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 तत्व होते हैं, जिसमें पहला होता है वसा। वसा से हमें कितनी कैलोरीज मिलती है, वसा से हमें 9 कैलोरी मिलती है। सबसे ज़्यादा इसी से कैलोरी मिलती है। कैलोरी ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा को जब भी हम मापते हैं तो उसे कैलोरी में मापते हैं। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले में पहला तत्व वसा था, जिसके हमने बारे में पढ़ा, 9 कैलोरी इससे मिलती है। फिर कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलती है, इससे कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है, और प्रोटीन भी लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। ठीक है, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व नहीं है बताना है। हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है, वसा भी ऊर्जा देता है और प्रोटीन भी ऊर्जा देता है। अब इसमें जो एक ऑप्शन आपका बच रहा है वो है आपका जल, तीसरा ऑप्शन। तो इससे ये पता चलता है कि जल कोई पोषक तत्व नहीं है जो आपको ऊर्जा प्रदान करना। जल का काम भी नहीं है पोषक तत्व देना, पोषण देना। ठीक है, जल जो होता है शरीर में द्रव की मात्रा को मेंटेन रखता है, रक्त का बहाव बनाने के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन जल। ऊर्जा प्रदान करने वाला निम्न में कौन सा पोषक तत्व नहीं है, तो वो है आपका जल। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, कार्बोज का कार्य है। कार्बोज किसे कहते हैं, कार्बोज कार्बोहाइड्रेट को ही कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोज का कार्य है, इसमें पहला दिया है आपके सामने ऊर्जा देना, सेकंड दिया है ऑक्सीजन का परिवहन,
थर्ड है ऊर्जा का भंडार और चौथा है उपयुक्त सभी। कार्बोज का अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया कि कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा देने का काम करता है। अब ये ऊर्जा दे रहा है, ऊर्जा का भंडार है। अगर आपने ये दोनों ऑप्शन भी पकड़ लिए तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। का और गा, ऊर्जा देना और ऊर्जा का भंडार, ये दोनों कार्बोज के कार्य हैं। फिर इसमें जब दो ऑप्शन सही है तो उपयुक्त सभी में ये लास्ट जो बच रहा है तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में होता है ब्लड के ज़रिए, और ब्लड में ही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। ग्लूकोज जो होता है रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और वही पूरे बॉडी में आपको एनर्जी देता है। तो इस तरह कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है? ऊर्जा देना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऊर्जा का भंडार और उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कार्बोज का कार्य है उपयुक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। प्रायः इसे फलों की शर्करा कहते हैं। फलों की शर्करा, फलों की शर्करा किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को, ग्लूकोज को, गैलेक्टोज को, ग्लाइकोजन को। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा डिस्कशन किया है, तो वहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगर आप फलों का, फ्रूट्स का एफ ले लेंगे तो फ्रक्टोज से मैच करिए कि फ्रक्टोज और फ्रूट्स, तो इससे आपको ट्रिक से याद हो जाएगा कि फ्रक्टोज ही फलों की शर्करा कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रक्टोज। ऑप्शन 1 सही है। फलों की शर्करा किसे कहते हैं? फलों की शर्करा फ्रक्टोज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? कह रहा है कि ग्लाइकोजन का जो संग्रह है वह शरीर के किस भाग में होता है? ग्लाइकोजन का जमा, मतलब हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन जमा होता है, स्टोर होता है, संग्रह की बात कर रहा है, शरीर के किस अंग में होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, यकृत में या पित्ताशय में? तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा आपका? यकृत। आमाशय, छोटी आंत, यकृत, ये सब किसमें? पाचन तंत्र का एक हिस्सा होते हैं जो कि आपके भोजन को कठोर रूप से सरल रूप में परिवर्तित करते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन हो सके और फिर वो शरीर से वेस्टेज आपका शरीर से बाहर निकल जाता है मल के द्वारा। तो ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? तो वो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा यकृत। और कुछ % मांसपेशियों में भी होता है। मांसपेशियों में भी ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। अगर यहाँ पे यकृत और मांसपेशियाँ दोनों दिया तो ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं, यकृत भी और मांसपेशियाँ भी। आमाशय, छोटी आंत और पित्ताशय में कोई संग्रह नहीं होता ग्लाइकोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च है। स्टार्च जिसे हम हिंदी में मंड बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली आप इसको स्टार्च से समझो, और कभी भी आप पेपर अटैम्प्ट करो तो उसमें इंग्लिश को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि होम साइंस पूरी तरह से हिंदी में नहीं पढ़ सकते आप, टफ लगेगा। तो इसलिए ऑप्शन के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में पढ़ते चलिए। 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टार्च है। स्टार्च क्या है? तो सबसे पहले स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, ये हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो इतना आप गैस लगा ही लोगे। अब किस फॉर्म में है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के कई रूप होते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है किस फॉर्म में बात हो रही है। तो स्टार्च यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है? मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड, और फोर्थ है मोम। मोनोसैक्राइड सबसे सरलतम रूप होता है, ठीक है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। डाइसैक्राइड 2 मोनो के बनने से, जब 2 मोनो आपस में मिलते हैं तब आपका डाइसैक्राइड बनता है। और स्टार्च क्या होता है? स्टार्च तो पॉलीसैक्राइड है। कैसे? क्योंकि पॉलीसैक्राइड में कैसा होता है, इसमें तीखा स्वाद होता है और यह कठोर होता है, इस सरल रूप नहीं होता। ये सरलतम, डाई उससे सरल, और पॉली जो होता है कठोर होता है, इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्च क्या है? आपका पॉलीसैक्राइड है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मोम दिया है, जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा पॉलीसैक्राइड। स्टार्च क्या है? स्टार्च पॉलीसैक्राइड है।
मानव शरीर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है। एंजाइम को हिंदी में विकर भी लिखा रहता है कि विकर लिखा रहता है, वैसे तो आप एंजाइम समझोगे तभी बेस्ट है। तो पूछ रहा है मनुष्य के शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी एंजाइम का नाम पूछ रहा है कि वो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, इसके पहले क्वेश्चन में आप समझ चुके हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि स्टार्च को कौन सरल रूप में तोड़ता है। एंजाइम का काम क्या है, उसे सरल रूप में तोड़ना। तो इसमें क्या है, का ऑप्शन दिया है लैक्टेज, खा दिया है लाइपेज, गा ऑप्शन दिया है टाइलिन और घा ऑप्शन दिया है पेप्सिन। तो लैक्टेज, जहाँ भी लैक्टेज दिया रहता है, कल भी जैसे बताया था हमने डिस्कशन में कि कहीं भी जहाँ लैक्ट स्टार्टिंग में दिया रहता है, मोस्टली होम साइंस के केस में, न्यूट्रिशन के केस में, तो वहाँ पे क्या होता है कि लैक्ट दूध से रिलेट होता है। ठीक, तो स्टार्च से इसका लेना देना नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन कट के लैक्टेज नहीं होगा। फिर लाइपेज, लाइपेज तो वसा का पाचन करता है, तो लाइपेज भी नहीं होगा। पेप्सिन पी से स्टार्टिंग है, तो आप इससे गैस लगा लो थोड़ा सा कि ये प्रोटीन का पाचन करता है। पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। अब यहाँ आपका पूछ रहा है कि स्टार्च के पाचन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी एंजाइम है। 3 ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए, लास्ट में आपका बच क्या रहा है, टाइलिन, और टाइलिन ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो स्टार्च के पाचन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है, आपका टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है। अगर आप अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हो, आपकी जो डाइट है उसमें बैलेंस डाइट ना होकर एक ही चीज़ का सेवन ज़्यादा हो रहा है, एक ही तरह के न्यूट्रिशन का, तो आप किस चीज़ से पीड़ित होंगे। कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, तो रिकेट्स, मोटापा, गा ऑप्शन दिया है एनीमिया, घा दिया है कुष्ठ रोग। तो रिकेट्स तो विटामिन डी की वजह से होता है, मोटापा आपका राइट ऑप्शन है। कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम ये होता है कि मोटापा बढ़ता है। एनीमिया रक्त से संबंधित है और कुष्ठ अलग चीज़ है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है, मोटापा। मीन्स इसका क्या परिणाम होता है, कौन सी बीमारी, मोटापे की बीमारी बोला जाता है, ओबेसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा मोटापा, जिसे इंग्लिश में ओबेसिटी भी बोलते हैं। कभी कभी मोटापा ना लिख के ओबेसिटी ही दिया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैक्टेज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किस में तोड़ देता है। अभी पीछे के ऑप्शन में क्वेश्चन में हमने देखा था कि लैक्टेज, लैक्ट से स्टार्टिंग है, मतलब कि ये दूध से है, और इसमें दिया भी है मिल्क शुगर। ये मिल्क शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम तोड़ रहा है। अब ये तोड़ेगा तो किस फॉर्म में तोड़ेगा, ग्लूकोज में, 2 ग्लूकोज में तोड़ देगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ेगा, कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा, कि सुक्रोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। जब लैक्टोज पर, जैसे आप दूध का सेवन करते हो तो उस पर लैक्टेज एंजाइम कार्य करता है और उसे एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, और ये दोनों किसके फॉर्म है, मोनोसैकेराइड के फॉर्म में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है। तुरंत ऊर्जा की बात कर रहे हैं, मतलब कि करंट एनर्जी। करंट एनर्जी किसे कहते हैं, ग्लूकोज को। तो यहाँ पे तो ग्लूकोज ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। का है वसा, दूसरा खा है कार्बोज, ग प्रोटीन, घ जल। तो वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, कार्बोज से भी ऊर्जा मिलती है, बट जल से नहीं मिलती। तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब इसमें पूछ रहा है तुरंत एनर्जी कौन देता है, तो वो आपका देता है कार्बोज, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोज के अंतर्गत ही आता है। और ग्लूकोज क्या होता है, जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है और या वीकनेस जिसमें ज़्यादा बढ़ रही होती है तो उसे कहा जाता है कि ग्लूकोज पिलाओ, मतलब ग्लूकॉन डी दो, या उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है।
तो ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, तुरंत एनर्जी देता है। और ग्लूकोज किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कार्बोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं। लार ग्रंथियों के जो एंजाइम है, मतलब मुंह से निकलती है लार, और लार ग्रंथियों से ही निकलती है लार। तो ये तो हमारी ग्लैंड हो गई कि लार ग्रंथियों से लार निकली। वहाँ ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो पाचन करता है? किसका पाचन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो मुंह से निकलने वाली, मतलब कि लार ग्रंथियों के जरिए एक एंजाइम निकलता है टाइलिन, जो कि मुख में निकलता है। ये पाचन किसका करता है, इसे पूछा जा रहा है। तो का ऑप्शन दिया वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, एंड लास्ट ऑप्शन दिया विटामिन का। तो क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कार्बोहाइड्रेट है, तो आप सही हो। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं। मुंह में लार बनती है, और लार का निर्माण कैसे होता है? लार ग्रंथियों के जरिए होता है। इन लार ग्रंथियों से कुछ एंजाइम भी निकलते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि मुंह से जो कार्बोहाइड्रेट, तो मुंह से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पाई जाने वाली ऊर्जा है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है एग्जैक्टली ये पूछ रहा है। 4 कैलोरी, 9 कैलोरी, 6 कैलोरी, 20 कैलोरी। पीछे के क्वेश्चन में हमने देखा था और हमने डिस्कस भी किया था कि प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिल रही है, वसा से कितनी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिल रही है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वहाँ हम पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डीपली डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? यकृत की बात हो रही है। जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो अतिरिक्त मात्रा हो जाती है ग्लूकोज की, और वो किस में चेंज हो जाती है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन में जब वो बदलती है तो वो आपके यकृत में जमा हो जाती है, और कुछ मात्रा आपके मांसपेशियों में भी जमा हो जाती है। तो यकृत अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है और अपने में संग्रहित कर लेता है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया में होता है। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया में होता है, इसकी स्पेलिंग पे आप ध्यान देना। ग्लाइकोजन और लिसिस। कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेलिसिस। लिसिस मीन्स होता है टूटना, और इसमें किसकी बात हो रही है? जेनेसिस की, मतलब सिस की। ग्लाइकोजन सिस, आप इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दो। इसमें सिस लगाया और इसमें लाइसिस लगाया। तो लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना, और सिस का मतलब होता है जोड़ना या बदलना। तो सिस मतलब ग्लाइकोजन में बदलना। तो कौन कौन ग्लाइकोजन में बदल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका बदल रहा है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना, इसका मतलब ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना। फर्स्ट लेटर आपको कैच करना है, ग्लाइकोजन, और उसके बाद सिस। अगर लाइसिस होता तो टूटना हो जाता कि ग्लाइकोजन टूट रहा है, लेकिन इसमें ग्लाइकोजन सिस दिया है, यानी कि ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो रहा है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? का ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। और यह जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है तो कहाँ पे स्टोर होता है? आपकी यकृत में और मांसपेशियों में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम है। घरेलू शर्करा जो आप घर में यूज करते हो मीठे के लिए, तो क्या है? चीनी। तो इसे पूछ रहा है घरेलू शर्करा का अगर हम साइंटिफिक बात करें तो क्या नाम है? तो ऑप्शन दिया है इसमें सुक्रोज, माल्टोज, पैक्टिन, स्टार्च। तो सुक्रोज, इसकी एक ट्रिक बताई थी कि शुगर होता है, शुगर मीन्स चीनी, उसी तरह सुक्रोज। तो शुगर और सुक्रोज मिलता जुलता है,
और यहाँ पे ऑप्शन भी आपका क्या होगा, सुक्रोज। घरेलू शर्करा यानी कि चीनी होती है, और चीनी को इंग्लिश में शुगर कहते हैं, और शुगर को ही सुक्रोज बोलते हैं, सुक्रोज। तो घरेलू शर्करा को सुक्रोज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नवजात के द्वारा आसानी से पाचित होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। कहने का सेंस ये है कि जो एक बच्चा पैदा हुआ रहता है, छोटा बच्चा है, शिशु है, उसके द्वारा कौन सा पदार्थ होता है जो आसानी से उसका शरीर पचा लेता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, अमीनो एसिड। ये अमीनो रहेगा, अमीना नहीं। तो ग्लूकोज क्या होता है, ये तो इंस्टेंट एनर्जी देता है, जो कि हमारे अंदर पहले से भी रहता है कि हमें बॉडी में जो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में आपको एनर्जी देता है, प्रोवाइड करवाता है पूरे ऑर्गन को। माल्टोज ये अंकुरित अनाज से रिलेटेड है। अमीनो एसिड का तो यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि अमीनो एसिड प्रोटीन की इकाई है, सूक्ष्मतम, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। तो बचता क्या है, लैक्टोज। जो दूध होता है, जो बच्चा होता है, नवजात शिशु 6 महीने तक माँ का दूध ग्रहण करता है, यानी कि वो दूध लेता है। तो दूध का क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर है लैक्टोज, इससे कनेक्ट कर सकते हैं आप लैक्ट से। तो लैक्टोज क्या होता है, नवजात शिशु के द्वारा आसानी से पाचित होने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। कहने का मतलब है कि पौधे किस रूप में भोजन का भंडारण करते हैं। तो आंसर तो दे रखा है कि पॉलीसेकेराइड है, कि पॉलीसेकेराइड के रूप में वो अपने भोजन को संग्रहित करते हैं खुद के अंदर, चाहे जड़ में, तना में, पत्तियों में, किसी भी रूप में, किसी भी पार्ट में वो भोजन को संग्रहित करते हैं। लेकिन पूछ रहा है अब वो पॉलीसेकेराइड का कौन सा रूप है, क्या वो शक्कर है, वसा है, स्टार्च है या लोहा है। तो लोहा तो आपका मिनरल्स में आ जाता है, तो पॉलीसेकेराइड उसमें होते भी नहीं है। वसा आपका एक अलग चीज़ है, वसा उसमें नहीं होती है, पौधों में नहीं होती, वनस्पति जगत की अलग बात होती है। यहाँ पे हम ऊपरी नॉलेज की बात कर रहे हैं। शक्कर, चीनी की बात आ जाती है। चीनी तो सुक्रोज में है, सुक्रोज क्या होता है, डाइसेकेराइड है, तो पॉली नहीं है। वसा की भी बात नहीं है, फिर लोहा भी नहीं है। तो बचा आपका लास्ट ऑप्शन क्या, स्टार्च। स्टार्च, तो पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु स्टार्च किसे कहते हैं। स्टार्च नॉर्मली तो इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि ये जंतुओं में होता है, ठीक है, सॉरी, स्टार्च पौधों में संग्रहित होता है। अब यहाँ जंतु स्टार्च की बात कर रहे हैं कि जंतु में मतलब कि जंतु, जीव जंतु जो होते हैं उनमें जो ग्लूकोज जमा रहता है उसकी बात कर रहा है, संग्रहित रहता है। तो वो स्टार्च तो है नहीं, ऑप्शन कट गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज भी संग्रहित तो होता नहीं है, ग्लूकोज डायरेक्टली तो संग्रहित नहीं होता, आपके ब्लड में घुल जाता है। फिर ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन ही आपका राइट ऑप्शन है। ग्लाइकोजन ही आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ पे हमने इससे पहले के क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से निकलने वाली लाल ग्रंथियों से एक एंजाइम निकलता है टाइलिन, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, छोटी आंत दिया है, आमाशय दिया है, बड़ी आंत दिया है, मुख दिया है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है आपका, मुख। मुख से पाचन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के द्वारा मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा आपको मैथ लगानी पड़ेगी यहाँ पे कि मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा किससे प्राप्त करेगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम कार्बोज से, 2.5 ग्राम कार्बोज से या 5 ग्राम कार्बोज से। तो 1 ग्राम कार्बोज से कितनी ऊर्जा मिलती है हमें, 4 कैलोरी, ठीक है।
तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 10 को, 4 डिवाइडेड बाई 10, तो आपका आ जाएगा 2.5। 2.5 को ही बोलते हैं 2.5। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ग। 2.5 ग्राम कार्बो से मतलब 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 10 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया क्या है? पीछे हमने पढ़ा था ग्लाइकोजेनेसिस, तो वहाँ पे ग्लाइकोजन में परिवर्तन हो रहा था, मतलब ग्लाइकोजन बन रहा था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्लाइकोजन टूट रहा है, क्योंकि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन टूटने की बात है, यानी कि लेसिस हो रहा है। तो ये ग्लाइकोजेनेसिस होगा? नहीं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस? नहीं। ग्लाइकोजेनेलाइसिस दिया है और ग्लाइकोलाइसिस दिया है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, ग्लाइकोजन को ढूंढना है। क्या इसमें ग्लाइकोजन दिया है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे ग्लाइकोजन दिया है, तो ये ग्लाइकोजन लाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना, तो आपका राइट ऑप्शन होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसैकेराइड में निम्न शर्करा होती है। पॉलीसैकेराइड के अंदर कौन कौन सी शर्करा आती है उनको पूछ रहा है। तो स्टार्च आता है, हमने पहले के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, ये पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड ऑप्शन पैक्टीन। पैक्टीन क्या होता है, फलों के गूदे में होता है पैक्टीन, जो जैम जेली बनाते समय पैक्टीन को ध्यान दिया जाता है। तो ये पैक्टीन भी आपकी पॉलीसैकेराइड है, जिसे तोड़ना आसान नहीं है, कठोरतम रूप होता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आपका लीवर में जमा होता है, ये भी पॉलीसैकेराइड है। तो लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो आपका यहाँ पे सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्ज की समस्या को दूर करता है। ऑप्शन दिया है ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज और माल्टोज। ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज तो आपके ब्लड में अवशोषित हो जाता है, ठीक है, तो ग्लूकोज है। सुक्रोज क्या होता है, ये तो चीनी है, कब्ज की समस्या को कैसे दूर करेगा, ग्लूकोज का भी कब्ज से लेना देना नहीं है। माल्टोज का अंकुरित अनाज से लेना देना है, तो यहाँ से क्या होगा ऑप्शन सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, पूरा डिस्कशन जो किया था कि सेलुलोज को हम रफेज कहते हैं, रेशेदार पदार्थ। इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, इसलिए मनुष्य के शरीर में इसका कोई पाचन नहीं है, इस वजह से हमें इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये क्या करता है, जो हमारी आंत होती है, छोटी आंत, वहाँ की मांसपेशियों में क्रमानुकुंचन गति को तेज कर देता है, जिस वजह से मल आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, तो कब्ज की समस्या दूर हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन। तो राइट आंसर इसका सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कार्बोज का सरलतम रूप है। सरलतम रूप मतलब सबसे छोटे अणु आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है जो हमारे शरीर में, वो क्या है, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड। इतना डिटेल हमने डिस्कशन पीछे कर लिया है, कितना तो आप जानेंगे कि पॉलीसैकेराइड कैसा होता है, सरल नहीं होता है, क्योंकि स्टार्च, पैक्टीन इसमें आते हैं। डाइसैकेराइड क्या है, डाई का मतलब ही होता है इसमें दो अणु जुड़े हैं, किसके, मोनो के, तो यानी कि दो मोनो को ही जोड़ के ये बन रहा है, तो ये भी नहीं है। तो लास्ट में आपका क्या बचा, मोनोसैकेराइड। ये सिंगल होता है कार्बन के अणुओं के साथ, और बहुत ही आसानी से ये आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ग्लूकोज इसी का ही रूप है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब मोनोसैकेराइड में आते हैं। तो कार्बोज का सरलतम रूप है मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मोनोसैकेराइड के अणु आपस में बंधे होते हैं। यहाँ पे बॉन्ड बताना है हमें, बंधे होते हैं मीन्स बॉन्ड, किस बॉन्ड के जरिए, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिड बॉन्ड, नाइट्रोजन से, किसी से नहीं। तो पेप्टाइड आप पहला लेटर पकड़ो, पी से है, तो प्रोटीन की बात होगी, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ठीक। नाइट्रोजन, इसका भी कनेक्शन प्रोटीन से है और ये कोई बॉन्ड नहीं होता है, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं होने वाला। और किसी से नहीं, तो ऐसा नहीं है ऑप्शन इसमें ग्लाइकोसिड बॉन्ड,
जो सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन खा ग्लाइकोसिड बॉन्ड। मोनोसेक्राइड के अणु आपस में ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, रोटी चबाते हुए मीठी किसके कारण लगती है? हम जब रोटी चबाते हैं तो हमारे मुंह में लार निकलती है और लार के साथ मिलके ये रोटी मीठी लगने लगती है। वो किस के कारण होता है, ये कारण पूछ रहा है। ग्लूकोज के कारण, सुक्रोज, पैक्टीन के कारण कि डेक्स्ट्रीन के कारण? तो इसका रीज़न क्या है आपका डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन के कारण ही रोटी चबाते हुए मीठी लगती है। और डेक्स्ट्रीन क्या है? डेक्स्ट्रीन भी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेक्राइड जो रूप है उसके अंतर्गत डेक्स्ट्रीन आता है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, गैलेक्टोसीमिया नामक बीमारी होती है। गैलेक्टोसीमिया भी कहते हैं और गैलेक्टोसीमिया भी कहते हैं। तो इससे कौन सी बीमारी होती है? मतलब ये बीमारी खुद ही एक बीमारी है। गैलेक्टोसीमिया खुद एक बीमारी है और ये किसकी वजह से होती है? ग्लूकोज की वजह से, लैक्टोज की वजह से, गैलेक्टोज की वजह से, स्टार्च। तो ग्लूकोज की वजह से नहीं होती है। अगर आप नाम भी थोड़ा गैस करने लगोगे तो आप इसका इजीली आंसर देख पाओगे। तो गैलेक्टो लिखा है, गैलेक्टोसीमिया। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? गैलेक्टोज से। जब रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त में गैलेक्टोज ज़्यादा बढ़ जाता है तो गैलेक्टोसीमिया नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसीमिया में रक्त में किसकी कमी होती है? हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? एक बीमारी है, एक कमी है। या हाइपो का मतलब होता है कमी। अगर पूछ लेता है हाइपोग्लाइसीमिया होता है अधिकता से होता है, कमी से होता है, तो हाइपो का मतलब होता है कमी और हाइपर का मतलब होता है अधिकता। तो एक हाइपरग्लाइसीमिया होता है और एक हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो हमें पूछ कह रहा है कि हाइपोग्लाइसीमिया में आपका जो ब्लड होता है उसमें किसकी कमी हो जाती है? कमी को पूछ रहा है। तो सुक्रोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, सेलुलोज की कमी हो जाती है कि स्टार्च की? तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्योंकि आपके रक्त में क्या मिलता है? रक्त में ग्लूकोज मिलता है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। तो हाइपोग्लाइसीमिया में आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और यही अगर पूछ लिया जाए हाइपरग्लाइसीमिया किसे कहते हैं, तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसका पाचन शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन का है स्टार्च, खा गैलेक्टोज, गा सेलुलोज, घा लैक्टोज। लैक्टोज के बारे में हमने पढ़ा कि नवजात शिशु है वो दूध ही लेता है क्योंकि उसका शरीर उसे आसानी से पचा लेता है लैक्टोज को। गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज की वजह से क्या होता है? गैलेक्टोज तो पचता है ना, तभी वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज में चेंज होता है। स्टार्च क्या होता है? ये पौधों से हमें मिलता है, इंसानों में नहीं मिलता। स्टार्च पौधों के जरिए जब भोजन को संग्रहित किया जाता है वह स्टार्च के रूप में किया जाता है। और सेलुलोज ये भी प्लांट्स में होता है। पीछे के क्वेश्चन में हमने कब्ज वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि कब्ज की समस्या में हम किस चीज़ के पदार्थ का सेवन करते हैं, किस कार्बोहाइड्रेट का? तो सेलुलोज था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सेलुलोज ही होगा। सेलुलोज क्यों होगा? क्योंकि सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। इसको हम क्यों लेते हैं? बिकॉज ये कब्ज की समस्या में हमें फ़ायदा करता है। ये हमारे जो आंत की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनकी क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाता है, जिससे हमारे अंदर से मल आसानी से बाहर चला जाता है। तो ये सेलुलोज का काम है। सेलुलोज का पाचन जानवरों में सही से होता है, इंसानों में नहीं होता, क्योंकि इसको पाचन करने वाला ऑर्गन हमारे बॉडी में नहीं है। नेक्स्ट है इसमें बेंडिक टेस्ट। बेंडिक टेस्ट किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ये एक टेस्ट का नाम पूछ रहा है कि ये परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा के लिए कि प्रोटीन की अमीनो एसिड? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बेंडिक टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए किया जाता है। इससे पता क्या चलता है? इससे मोनोसेक्राइड के रूप का पता चलता है।
ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है इसमें? कार्बोहाइड्रेट। आज की सीरीज़ में इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 13 हमने डिस्कस कर लिया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आगे भी डिस्कस करूँगी। वैसे मेरा नेक्स्ट प्लान यही है कि मैं कल जो है प्रोटीन टॉपिक डिस्कस करूँ और उस पर नेक्स्ट डे उस पर कुछ क्वेश्चंस बनाऊँ, जैसे कि आपको टॉपिक भी पहले दिन टॉपिक डिस्कस हो जाए और फिर नेक्स्ट डे उस पर क्वेश्चन डिस्कस हो जाए, तो आपका 2 दिन में वो प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।